हेलो दोस्तों, मैं रोहित यदुवंशी आप सबके लिए आज फिर एक पार्ट भारतीय राज्य व्यवस्था का लेकर आए हैं। ये हालांकि रिवीजन पार्ट है, क्योंकि शॉर्ट फॉर्म में कराएंगे। बिल्कुल जो हाईलाइट किया है या बहुत सारे बिंदु हैं जो हाईलाइट नहीं किए हैं फिर भी इम्पोर्टेंट है, जो मैंने हाईलाइट कर दिया है वो टोटल वेरी इम्पोर्टेंट है, बाकी इम्पोर्टेंट है। तो एक रिक्वेस्ट है, जिसने जो भी मेरा वीडियो देख रहा है प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, ताकि जो आनंद आप ले रहे हैं वो हर किसी को मिले, जिससे कि हर किसी का सपना साकार हो सके। तो देर न करते हुए हम संविधान कराएंगे, जिसमें प्रस्तावना, मूल अधिकार जिनको मौलिक अधिकार बोलते हैं, नीति निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य, नागरिकता आदि के पार्ट हम कराएंगे, जिसमें आपको ध्यान देना है और कॉपी पेन साथ में रखना है, जिससे कि कोई भी सिचुएशन में स्टडी ऑफ ना हो। तो आइए हम देखते हैं भारतीय राज्य व्यवस्था। भारतीय राज्य व्यवस्था में सबसे पहले देखेंगे प्रस्तावना। प्रस्तावना क्या है कि भारतीय संविधान की उद्देशिका प्रस्तावना निम्नलिखित रूप से है। और याद रखें कि प्रस्तावना से कई सारे क्वेश्चन आते हैं, सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ देते हैं कि इनमें जो एक खासकर होता है कि न्याय कितने प्रकार का दिया हुआ है, और इसमें समाजवादी, पंथ निरपेक्ष यानी लोकतंत्रात्मक, और एक एक शब्द जोड़ा गया था जो 1976 और 42 संविधान संशोधन में। ये सारे शब्द कौन कौन जोड़े गए थे, कौन कौन नहीं जोड़े गए थे, इनमें इनका क्या महत्व है, तो ये सब देखेंगे। और हम आइए हमारी प्रस्तावना को बहुत ध्यान से पढ़ना है, नोट डाउन करना है और इसको बार बार रिवाइज करना है, ताकि जो एग्ज़ाम में आए कि समाजवादी, गणतंत्र या अखंड वर्ड जोड़ा गया या नहीं जोड़ा गया, कब जोड़ा गया, कब नहीं जोड़ा गया, मूल संविधान में क्या था, और बाद में जो कुल मिला के संविधान संशोधित होता रहा उसमें कौन कौन बढ़े और कौन कौन घटे, ये सब चीज़ें देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, यहाँ पे सार्वभौमिक भी वर्ड कई बार मैंने देखा है, बुक्सों में दिया होता है इस सार्वभौमिक संपन्न, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान देना है। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय कितने प्रकार के दिए गए हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, विश्वास व उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता प्राप्त कराने के लिए तथा व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता सुनिश्चित करने वाला प्रभुत्व बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मापित करते हैं। ये है प्रस्तावना, जिसमें से कम हर एक एग्ज़ाम में 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं। हमें ध्यान में रखने हैं, प्रस्तावना को ठीक से पढ़ना है और बिल्कुल छोड़ना नहीं, इसकी बिल्कुल नहीं करना है। मैंने ठीक से हाईलाइट किया है ताकि आप लोग इसको बिल्कुल नोट कर लें और याद कर लें। ज़बान पे होना चाहिए भारत की प्रस्तावना क्या थी, किसने दी थी, कब दी गई थी, ये सब हम बताएंगे।
प्रस्तावना के प्रमुख जो मुख्य तत्व हैं उनको हम देख लेते हैं कि संविधान की प्रस्तावना में संविधान के स्रोत, प्रशासनिक व्यवस्था, संविधान के उद्देश्यों को स्पष्ट रूप से रखा गया है। 42वें संविधान संशोधन में 3 शब्द जोड़े गए जिनको समाजवादी, पंथनिरपेक्ष तथा अखंडता कहते हैं। कौन से संशोधन में? 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया। उल्लेखनीय है कि 42वें संविधान संशोधन 1976 से पहले पंथ निरपेक्ष शब्द का मात्र एक जिक्र संविधान 25 के अनुच्छेद 25(2) में आया था। शब्द का एक मात्र जिक्र, किसका? पंथ निरपेक्ष, जिसमें उसमें 25 से 28 जो धर्म की स्वतंत्रता, मूल अधिकार हैं, उसमें दिया गया होगा। एक मात्र चित्र दिया, क्या कहते हैं उसको, एक मात्र जिक्र किया गया था, शब्द का जिक्र था और कुछ नहीं था उसमें। ठीक है, आगे देखते हैं कि प्रस्तावना में लिखित हम भारत के लोग शब्द जो है वो भारत के संविधान को स्रोतों को इंगित करता है। किसको? स्रोत को इंगित करते हैं। पंथ निरपेक्ष का अभिप्राय सरकार द्वारा धर्मों का समान संरक्षण, एक समान करना है। मतलब सरकार किसी एक धर्म को लेकर उसका साथ नहीं दे सकती। माना कि मस्जिद का साथ भी नहीं दे सकती और मंदिर का साथ भी नहीं दे सकती, गुरुद्वारा भी नहीं दे सकती। किसी को किसी भी धर्म से सरकार अगर देगी संरक्षण तो सबको देगी, अगर नहीं देगी तो किसी को भी नहीं देगी। पंथ निरपेक्ष का सीधा मतलब है, कोई मतलब नहीं है धर्म से सरकार को। पंथ निरपेक्ष का अभिप्राय सरकार द्वारा सभी धर्मों का सम्मान, संरक्षण एवं सम्मान करना है। सम्मान करेगी तो सबको सम्मान देगी, नहीं देगी तो किसी को नहीं देगी। किसी एक धर्म के लिए सरकार के पास कुछ भी नहीं है, अगर है तो धर्मनिरपेक्ष नहीं है, पंथ निरपेक्ष नहीं है। प्रस्तावना का महत्व क्या है? प्रस्तावना का महत्व देख लेते हैं। बेरूबारी यूनियन के मामले 1960 में, जो बेरूबारी मामला 1960 में आया, उसमें उच्चतम न्यायालय ने कहा कि संविधान प्रस्तावना का अंग नहीं है। कब? बेरूबारी मामला 1960 में आया, लेकिन ये ऐसा नहीं है, संविधान का अंग है प्रस्तावना, जो कि 1973 के संविधान संशोधन में कहा गया कि संविधान का अंग है। और हम देखेंगे अभी आगे किस अनुच्छेद में और कब कहा गया कि अनुच्छेद, ये जो प्रस्तावना है संविधान का अंग है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने यहाँ तक इसको संविधान की आत्मा कहा है। चलो तब तक एक दो क्वेश्चन जो फिल्म्स में आए हैं 2017, 17, 2020 में भी क्वेश्चंस आए हैं। मैंने वही बताया था कि कई सारे क्वेश्चंस आते हैं जिनको ध्यान में रखकर ये सीरीज़ हम चला रहे हैं। किसी भी यूट्यूब पर मिलेगी, लेकिन ये कंटेंट नहीं मिलेगा। ये क्वेश्चंस साथ में PYQ कराना नहीं हो पाता है, तो हम जो करा रहे हैं इसको ध्यान से देखें। सिविल वाले, अदर एग्ज़ाम जिनका पेट, यूपी 8380 का कोई भी एग्ज़ाम, मतलब GS से लेकर GS में कोई भी एग्ज़ाम अगर पॉलिटी आती है तो क्वेश्चन यहाँ से फंसना ही फंसना है, कोई दो राय नहीं, क्वेश्चन मिलेंगे, तो गारंटी क्वेश्चन पक्का मिलेंगे। जैसे कि हम दिखा रहे हैं कि निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा एक भारत के संविधान की उद्देशिका में सन्निविष्ट नहीं है? तो क्या सन्निविष्ट नहीं है? आर्थिक स्वतंत्रता, विचार की स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी है, और धर्म की स्वतंत्रता, जो विश्वास है, विश्वास की स्वतंत्रता भी हमारे संविधान में दी हुई है, लेकिन आर्थिक स्वतंत्रता नहीं है। दूसरा क्वेश्चन है, भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किसमें प्रतिबंधित होता है? उद्देशिका। क्या है? उद्देशिका।
उद्देशिका में क्या होता है? मत निम्न प्रतिबिंबित होता है। एक क्वेश्चन है 2020 का कि भारत के संविधान की उद्देशिका देख लेते हैं। ऑप्शन में क्या है? ऑप्शन ए है संविधान का भाग है किंतु विधिक प्रभाव नहीं रखती। ऐसा नहीं है, ये गलत है। संविधान का भाग नहीं है, कोई विधिक प्रभाव भी नहीं रखती, ऐसा भी नहीं है। संविधान का भाग है और वैसा ही विधिक प्रभाव रखती है जैसा उसको कोई अन्य भाग, ऐसा भी नहीं है। आंसर डी सही है कि संविधान का भाग है किंतु उसके अन्य भागों से स्वतंत्र होकर उसका कोई विधिक प्रभाव नहीं है। मैंने बताया था कि बेरूबारी यूनियन जो मामला 1960 में आया, उसने कहा कि संविधान जो है संविधान का प्रस्तावना भाग नहीं है। लेकिन गोलकनाथ मामला जो आता है 1973 में, क्या आता है? गोलकनाथ मामले में कुल मिला के आता है कि जुलाई 1967 में गोलकनाथ वाले मामले में इस बात की सहमति प्रकट हुई कि प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के मन की कुंजी है। क्या है? संविधान निर्माताओं के मन की कुंजी है। जहाँ संविधान की भाषा अस्पष्ट या संदिग्ध हो, वहाँ उसके अर्थ को स्पष्ट करने के लिए प्रस्तावना का सहारा लिया जा सकता है। ऐसा किसने बताया? गोलकनाथ जो वाला 1967 का मामला है उसमें ऐसा कहा गया। फिर आता है एक मामला और आता है केशवानंद भारती का 1973 में। मैंने बताया था कि 1973 में जो मामला आया केशवानंद भारती बनाम केरल, उसमें कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। उच्चतम न्यायालय ने अपना निर्णय पलटा और कहा संविधान जो प्रस्तावना है संविधान का भाग है। केशवानंद भारती मामले में ही ये निर्णय दिया गया कि संसद द्वारा संविधान के अनुच्छेद 368 के अधीन प्रस्तावना में भी संशोधन किया जा सकता है, किंतु प्रस्तावना में समाहित संविधान के बुनियादी तत्वों में संशोधन नहीं किया जा सकता। क्या नहीं किया जा सकता? बुनियादी तत्वों में। ये ध्यान रखना है, ये तुमको नोट करना है सबको कि बुनियादी तत्वों में संशोधन नहीं किया जा सकता। बाकी संविधान की प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है। स्रोत कौन कौन से हैं, कौन कौन स्रोत कहाँ से लिया गया है, भारतीय संविधान के स्रोत हम देखेंगे और ये नोट करना है, बहुत ज़रूरी है नोट करना। अगर नोट नहीं करते हैं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कौन सा स्रोत कहाँ से आया है। तो भारतीय शासन अधिनियम 1935 लगभग 2/3 उपबंध इसी से लिए गए हैं। मुख्यतया परिसंघ प्रणाली। कौन सी प्रणाली? परिसंघ प्रणाली, न्यायपालिका, राज्यपाल, आपातकालीन लोक सेवा आयोग, जिसकी आप सब तैयारी कर रहे हैं, ये भी 1935 यानी भारत शासन अधिनियम से लिया गया है। और अधिकांश प्रशासनिक ब्यौरे भी भारतीय शासन अधिनियम से लिया गया है। ब्रिटेन के संविधान से क्या लिया गया है? जो संसदीय शासन पद्धति है वो भी ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। मंत्रिमंडल प्रणाली, एकल नागरिकता, राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में राष्ट्रपति की औपचारिक स्थिति, संसद की प्रक्रिया और विशेषाधिकार, मूल अधिकार पर रिट। किस पर रिट? विशेषाधिकार और मूल अधिकार पर रिट। अमेरिका के संविधान से भी कुछ लिया गया है, इतना ध्यान रखना है, केवल 2 ही से नहीं लिया गया है। संघात्मक शासन प्रणाली, मूल अधिकार, स्वतंत्र निष्पक्ष न्यायपालिका तथा न्यायिक पुनर्विलोकन, उपराष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति और उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने जाने का उपबंध भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अब हम बात करेंगे कि आयरलैंड के संविधान से क्या क्या लिया गया है। राज्य के नीति निदेशक तत्व कहाँ से लिए गए? आयरलैंड से।
राष्ट्रपति निर्वाचन की पद्धति, इसकी क्या पद्धति? राष्ट्रपति निर्वाचन की पद्धति कहाँ से ली गई है? आयरलैंड के संविधान से। राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन आयरलैंड से। मनोनयन कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से। कनाडा का संविधान भी कुछ हमारे भारत के संविधान में कुछ न कुछ दिया है। संघ एवं राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन क्या दिया है? संघ एवं राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन जो है वो कनाडा के संविधान से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान क्या लिया गया? ऑस्ट्रेलिया का संविधान समवर्ती सूची तथा व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता। किसकी स्वतंत्रता? समागम की स्वतंत्रता। आपातकाल में मूल अधिकार के निलंबन, ये सब जर्मनी के वाइमर संविधान से लिया गया है। फ्रांस के संविधान से गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था, और सोवियत संघ का संविधान जो था उसमें से लिया गया मूल कर्तव्य। और दक्षिण अफ्रीका का जो संविधान है उससे संशोधन की प्रक्रिया लिया गया है जापान का संविधान से कानून द्वारा स्थापित शब्दावली। जो कानून द्वारा शब्दावली स्थापित है वो हमने जापान के संविधान से ली हुई है। ध्यान रखें, ये नोट कर लें, शॉर्ट फॉर्म में नोट करें ताकि ध्यान रहे कि क्या क्या किस किस संविधान से लिया गया है, जब जाकर के भारत का दुनिया का विस्तृत संविधान बना है। जो हमारा संविधान है वो भारत के सबसे बड़ा संविधान है, भारत का सबसे बड़ा संविधान है, और ये पूरे दुनिया के लगभग संविधानों को पढ़ा गया, उसके बाद हमारा संविधान बना है। अनुसूचियाँ देख लेंगे, अनुसूचियाँ क्या हैं, कौन सी अनुसूची, टोटल अनुसूचियाँ 12 हैं लगभग, और कौन कौन सी अनुसूची पहले थी मूल संविधान में कितनी थी और आज के संविधान में कितनी है, ये सब हम चर्चा करेंगे। कि मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी जिनमें अब 12 अनुसूचियाँ हो गई हैं। 395 अनुच्छेद थे जो आज 400 के ऊपर पहुंच गए हैं। संशोधन होते रहते हैं, तब तो बहुत कुछ कम था, कम राज्य थे, कम केंद्र शासित थे, तो धीरे धीरे संशोधन होता रहता है। तो आइए अनुसूचियों के बारे में बात करेंगे कि अनुसूचियाँ किस अनुसूची में क्या रखा गया है, क्या नहीं रखा गया है। तो हम अनुसूचियों के बारे में बात करेंगे। पहली अनुसूची में राज्य एवं राज्य संघ, जो संघ राज्य क्षेत्र हैं उनको पहली अनुसूची में रखा गया है। दूसरी अनुसूची की बात करेंगे, इसमें भाग का जो है उसमें राष्ट्रपति और राज्यों के राज्यपालों के बारे में उपबंध भाग खा में निर्देशित बना दिया गया है, निकाल दिया गया है। और भाग ग लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के तथा राज्यसभा सभापति और उपसभापति के तथा राज्य की विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तथा विधान परिषद के सभापति और उपसभापति के बारे में उपबंध। भाग घ उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के बारे में उपबंध। भागड़ा भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षा के बारे में उपबंध दिया गया है। और तीसरी अनुसूची में शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप, जो तीसरी सूची है वो क्या है, शपथ व प्रतिज्ञान के प्रारूप है। और चौथी अनुसूची में दिया गया है राज्यसभा के स्थानों का आवंटन। राज्यसभा का जो स्थान है उसमें आवंटन दिया गया है। 5वीं अनुसूची में दिया गया है अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन
और नियंत्रण के बारे में उपबंध। ये जो यहाँ से 5वीं और 6ठी अनुसूचियाँ हैं, मैंने कई बार प्रीलिम्स और कई वन एग्ज़ाम के प्रश्न पत्र में देखा है। तो यहाँ पे ध्यान देना है, छोड़ना बिल्कुल नहीं है, स्किप नहीं करना है। वीडियो आप यहाँ तक देख रहे हैं तो रेगुलर देखनी है। रेगुलर देखेंगे तभी आप वीडियो का मर्म समझ पाएंगे और आप अच्छा खासा एग्ज़ाम में स्कोर कर पाएंगे। इससे शॉर्ट कहीं नहीं मिलेगा, किसी भी यूट्यूब पर नहीं मिलेगा। शॉर्ट से भी शॉर्ट है। यही क्वेश्चन आते हैं, यही क्वेश्चन उठता है कि 5वीं और 6ठी अनुसूची में क्या क्या दिया है। 22 भाषाएं 7वीं अनुसूची में दी है। ये संघ सूचियाँ दी हुई हैं, कौन कौन सी सूचियाँ हैं वो किस अनुसूची में दी गई हैं। तो मिलान के लिए आ जाता है। अगर बोलता है कि 7वीं अनुसूची में 22 भाषाएं दी हैं तो गलत है, लेकिन तो 8वीं में है। ये सब ध्यान देना है, कौन सी अनुसूची में क्या दिया है। मिलान करने के लिए आ जाएगा तो क्या मिलान कर पाएंगे आप, इसके लिए ध्यान देना है। वीडियो में प्रॉपर बने रहना है, आराम से देखना है, समझ नहीं आ रहा 2 बार देखना है, नोट डाउन करना है, लर्न करना है और रिवीजन करते रहना है, ताकि एग्ज़ाम में स्कोर करो और लगे कि हाँ स्कोर करा है, और तभी आप अच्छा खासा हर एक एग्ज़ाम में स्कोर कर पाएंगे। तो 5वीं अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उपबंध। भाग का साधारण, भाग का अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों का प्रशासन और नियंत्रण, भाग का अनुसूचित क्षेत्र, भाग का अनुसूचित का संशोधन। 6ठी अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा। कौन कौन से राज्य हैं? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध। 7वीं अनुसूची में कुछ सूचियां दी हुई हैं, जिसमें 3 सूची हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तीनों सूचियां हैं। ये क्वेश्चन आ जाता है कि सूचियां कौन कौन सी हैं, जैसे कि कितनी सूचियां हैं, कितने अनुच्छेद हैं, कितनी अनुसूचियां, कितनी सूचियां हैं, कितने मौलिक कर्तव्य हैं। समझ रहे हैं आप? ये क्वेश्चन मिलाने के लिए मिलान में आ जाता है, जैसी बात आना भी चाहिए। 8वीं अनुसूची में दिया है 22 भाषाएं, हमारे 22 भाषाएं, 22 अनुसूची जो है अनुसूची नंबर 8 में दी हुई है। 9वीं अनुसूची में कुछ अधिनियमों और विनियमों का विधिमान्यकरण 1951 के प्रथम कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में दिया है, यानी प्रथम संविधान संशोधन में दिया है। 10वीं अनुसूची दल परिवर्तन के आधार पर निहरता। दल परिवर्तन के आधार पर निर्भरता के बारे में उपबंध 52वां संशोधन 1985। 11वीं अनुसूची न्यायपालिका, नगर पालिका आदि की शक्तियाँ, प्राधिकार और उत्तरदायित्व 74वां संविधान संशोधन 1993। संघ का नाम, राज्य क्षेत्र, संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। संघ का नाम क्या है और राज्य क्षेत्र कौन सा है? तो संविधान के अनुच्छेद 1 में निर्धारित किया गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। संविधान के अनुच्छेद 1 में क्या दिया है? भारत अर्थात इंडिया, यानी भारत ही इंडिया है, इंडिया ही भारत है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था, यद्यपि संविधान की संरचना की दृष्टि से संघीय हो सकता है, किंतु कुछ निश्चित उद्देश्यों से समिति ने इसे संघ कहा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने क्या कहा था जब उन्होंने संविधान का प्रारूप प्रस्तुत किया? प्रारूप समिति का जो अध्यक्ष कौन था? वो प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे।
उन्होंने कहा था यद्यपि संविधान संरचना की दृष्टि से संघीय यानी फेडरल हो सकता है, किंतु कुछ निश्चित उद्देश्यों से समिति ने इसे संघ कहा। कुछ निश्चित उद्देश्य होंगे जिसकी वजह से समिति ने क्या कहा, संघ कहा। एक क्वेश्चन है 2-3 उनको हम देखेंगे, लगभग 3 से 4 क्वेश्चन हैं जो कि हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो देखेंगे भारत के संविधान की अनुसूची के अधीन जनजातीय भूमि का खनन के लिए निजी पक्षकारों के अंतरण, आकृत और शून्य घोषित किया जा सकता है। 2019 का क्वेश्चन है, फिल्म्स में आया है, आप मिलान कर सकते हैं। इसका उत्तर है बी, 5वीं अनुसूची। क्या है, भारत के संविधान की 5वीं अनुसूची के अधीन किसकी जगह पे लगा देना है, 5वीं अनुसूची। 5वीं अनुसूची के अधीन जनजातीय भूमि का खनन के लिए निजी पक्षकारों को अंतरण, अग्रद और शून्य घोषित किया जा सकता है। देना है किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान भारत के संविधान में नवीं अनुसूची को पुनर्स्थापित किया गया था। तो ऑप्शन ए सही है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। और क्वेश्चन 6 जो है उसको देखेंगे, तो क्या है, भारत के संविधान में 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची के उपबंध निम्नलिखित में से किसके लिए किए गए। तो उत्तर देख रहे होंगे आप कि अनुसूचित जनजातियों के लिए हितों के संरक्षण के लिए 5वीं और 6ठी अनुसूची में इनके सबके संरक्षण के लिए किया गया था। 7वां क्वेश्चन है, भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची में दल बदल, मैंने अभी बताया था, इसका ऑप्शन डी यानी 10वीं अनुसूची। और अनुच्छेद 2 क्या कहता है, अब हम देखेंगे कि अनुच्छेद 2 क्या कहता है। अनुच्छेद 2 में उपबंध किया गया है कि संसद विधि बनाकर संघ में नए राज्यों को प्रवेश या उनकी स्थापना कर सकती है। अनुच्छेद 2 में उपबंध है कि संसद विधि बनाकर संघ में नए राज्यों को प्रवेश या उनकी स्थापना कर सकती है। 3 क्या है, 3 में कुछ खास दिया हुआ है कि संसद किसी राज्य में से उसके राज्य क्षेत्र अलग करके अथवा 2 या अधिक राज्यों को एक साथ मिला करके, भागों को मिला करके, या किसी राज्य क्षेत्र के भाग के साथ मिलाकर नए राज्य का निर्माण की शक्ति प्राप्त है। नागरिकता, यहाँ तक मैंने बात करी थी कि प्रस्तावना, भारतीय राज्य व्यवस्था की प्रस्तावना को हमने ख़त्म कर दिया है। अब हम बात करेंगे जिसको मैंने प्रॉमिस किया है कि नागरिकता, तो नागरिकता आज हम कंप्लीट कर लेंगे कि कब क्या, कौन भारत का नागरिक बन सकता है, कौन भारत का नागरिक नहीं बन सकता है, अगर नहीं बन सकता है तो इशू क्या है, अगर बन सकता है तो क्या है। इन सब चीज़ों को लेकर के हम बात करेंगे, तो हमारे साथ बने रहें। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने उन दोस्तों को ज़रूर भेजें जो पढ़ाई को लेकर सीरियस है। इससे अच्छा नोट्स मेरी समझ से कहीं नहीं मिलेगा। आप नोट डाउन करते रहें, एक एक चीज़ नोट डाउन करें, रिवाइज करें, जिससे कि आपके लिए बहुत ही बेटर साबित होगा। असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो। क्या रह गई कमी थी, क्या रह गई थी कमी, देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद, चैन को त्यागो तुम। जब तक न सफल हो नींद, चैन को त्यागो तुम।
संघर्षों को मैदान मत छोड़ भागो तुम, कुछ दिन कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती। दोस्तों, कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये किसी कवि ने लिखा है, और जो लिखा है उसने सच लिखा है, क्योंकि बिना कोशिश किए इस दुनिया में कुछ होने वाला नहीं है। अगर आप कोशिश करते हैं तो अवश्य होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैंने जहाँ तक देखा है कि जिस बंदे ने कोशिश करी ईमानदारी से, उसका सिलेक्शन हुआ। बाकी सिलेक्शन के लिए बहुत जी-तोड़ मेहनत करनी है, क्योंकि 10 लाख में से हज़ारों सिलेक्ट हो रहे हैं। इतनी ज़्यादा जनसंख्या है, इस जनसंख्या को पीछे भगाना बहुत बड़ा काम है, लेकिन आपके लिए बड़ा काम नहीं है अगर आप ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं। तो आइए हम बात करेंगे नागरिकता को लेकर के बात करेंगे कि नागरिकता क्या है। हमारे संविधान में नागरिकता की कोई परिभाषा नहीं दी गई है, फिर भी देख लेते हैं कि नागरिक वह व्यक्ति है जो राज्य का पूर्णतः सदस्य हो तथा राज्य के प्रति उसकी निष्ठा हो। नागरिकों को कुछ सामाजिक एवं राजनीतिक अधिकार प्राप्त होते हैं जो विदेशियों को प्राप्त नहीं होते हैं। यानी कुछ जो नागरिक हैं उनको अधिकार प्राप्त हैं, वो विदेशियों को नहीं है। वही नागरिकता में कुछ खास अंतर है। तो देख लेते हैं कि पहले अनुच्छेद कितने थे, अब किस अनुच्छेद से लेकर किस अनुच्छेद तक नागरिकता को दर्शाया गया है और किस भाग में है। तो संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 में जो प्रावधान है वो अनुच्छेद नागरिकता का है। अनुच्छेद 11 संसद को इस विषय पर विधि बनाने की शक्ति देता है। इसी के अधीन 1955 में संसद के द्वारा भारतीय नागरिकता अधिनियम पारित किया गया, जिसमें नागरिकता की प्राप्ति और समाप्ति संबंधित उपबंध दिए गए हैं। अनुच्छेद 5 के आधार अनुसार जब हम देखेंगे, प्रत्येक व्यक्ति जिसका भारत में अधिवास यानी डोमिसाइल भारत का नागरिक होगा। यदि वह भारत में जन्मा हो, उसके माता पिता में से कोई एक भारत में जन्मा हो, अथवा जो संविधान के प्रारंभ से होने से ठीक पहले, जो संविधान के प्रारंभ होने के ठीक पहले कम से कम 5 वर्षों तक भारत का साधारण तौर पर निवासी रहा हो। अनुच्छेद 8 कहता है कि भारत में जन्मे किंतु विदेशियों में रहने वाले व्यक्तियों को कुछ शर्तों पर पूरा करने का नागरिकता का अधिकार प्रदान करता है। अनुच्छेद 9 में क्या कहता है? अनुच्छेद 9, यदि कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता अर्जित कर लेता है तो उसकी भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी और वह अनुच्छेद 5, 6 या 8 के अंदर आधार पर नागरिकता का अधिकार दावा नहीं कर सकता। 5, 6 और 8 के आधार पर नागरिकता के अधिकार का दावा नहीं कर सकता है कौन? जिसने स्वेच्छा से भारत की नागरिकता को छोड़ा है या वहाँ से स्वेच्छा से बाहर की नागरिकता को धारण कर लिया है। भारतीय मूल के विदेशों में रहने वाले व्यक्तियों को भारत सरकार द्वारा नागरिकता से अलग विशेष दर्जा प्रदान करने का प्रावधान किया गया, जिसे भारतीय मूल के विदेशों में बसे भारतीयों को भारत सरकार विशेष सुविधाएं देती है। इस प्रकार है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019, इस
इसके अंतर्गत 31 दिसंबर 2014 तक धर्म के आधार पर प्रताड़ना के चलते पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन और पारसी और ईसाई धर्म के लोगों को अवैध घुसपैठिए नहीं माना जाएगा, बल्कि उन्हें भारतीय नागरिकता दी जाएगी। एक क्वेश्चन है जो 2020 में प्रीलिम्स में आया हुआ है, उसको हम देख लेते हैं कि संसदीय व्यवस्था वाली सरकार वह होती है जिसमें भारतीय संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और उसके द्वारा हटाई जा सकती है। उत्तर जो है उसका बी सही है, और चारों ऑप्शन पढ़ें और फिर इसका उत्तर बी क्लिक करें ताकि आंसर बी राइट आंसर। देखते हैं भारतीय नागरिकता लेने के लिए अभी 11 वर्ष भारत में रहना अनिवार्य है। नए अधिनियम के अनुसार पड़ोसी देशों के अल्पसंख्यक यदि 5 वर्ष से भी भारत में रह रहे हों तो उन्हें नागरिकता दी जा सकती है। इस संशोधन के अंतर्गत ऐसे अवैध प्रवासियों को जिन्होंने 31 दिसंबर 2014 का निर्णायक तारीख तक भारत में प्रवेश लिया, वे भारतीय नागरिक हेतु सरकार के पास आवेदन कर सकेंगे। यानी संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा के क्षेत्रों और इन लाइन परमिट वाले क्षेत्रों अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मिजोरम में यह नागरिकता संशोधन विधेयक लागू नहीं होगा। इस विधेयक में पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से भारत आए, यहाँ पे खास बात ध्यान देनी है, इस विधेयक में पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से भारत आए अप्रवासियों को नागरिकता के योग्य बनाने का प्रावधान है, बशर्ते कि वो उन देशों के बहुसंख्यक समुदाय से नहीं हो। किसी ने सही कहा है, बहुत अच्छा लिखा है कि कागज अपनी किस्मत से उड़ता है, कागज अपनी किस्मत से उड़ता है लेकिन पतंग अपनी काबिलियत से। कागज क्या करता है? अपनी किस्मत से उड़ता है लेकिन पतंग अपनी काबिलियत से। इसलिए किस्मत साथ दे या न दे, किस्मत साथ दे या न दे, परंतु काबिलियत हमेशा साथ देती है। इसी शेर के साथ हम इस लेक्चर को ऑफ करते हैं और आशा करता हूँ कि आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और अपने उन दोस्तों को ज़रूर भेजेंगे जो पढ़ाई को लेकर सीरियस हैं, एग्ज़ाम क्वालिफाई करने की चाह रखते हैं। अब कल हम बात करेंगे मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, मौलिक कर्तव्य, संघ आदि चैप्टर्स को लेकर आएंगे। हमारे साथ बने रहें और अपना समय देने के लिए धन्यवाद। हमारी वीडियो को लगातार देखते रहें, शेयर करते रहें, ताकि मैं आप सबके लिए दिन पर दिन कुछ अच्छा कर सकूं। धन्यवाद।